जय हिंद दोस्तों, मैं शंभु नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूएस हॉर्टिकल्चर की सीरीज़ में राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम जो कि 18 सितंबर 2021 को हुई थी। उसमें जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रश्न आए थे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न आया था हॉर्टिकल्चर वाले पार्ट में वो आया था कुफरी फूंखराज, कुफरी शीतमान, कुफरी अलंकार किसकी किस्में हैं। तो कुफरी का संबंध है वो बेसिकली किससे है, तो कुफरी का संबंध आलू से है, क्योंकि जो आलू अनुसंधान संस्थान है वो शिमला कुफरी में स्थित है और वहाँ से जो आलू की वैरायटी निकलती है वो कुफरी के नाम से ही निकलती है। जैसे कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2। तो जो कुफरी से जो नाम से जो वैरायटी निकलती है वो सभी आलू की किस्में होती हैं। वो सभी किसकी किस्में होती हैं, वो आलू किस किस्में होती है। अगला प्रश्न आता है पुष्कर इज़ नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। जो पुष्कर है अजमेर के पास राजस्थान में का जो पुष्कर, वो किसकी खेती के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी है खजूर, ऑप्शन सी है गुलदाउदी या ऑप्शन डी है गुलाब। तो जो पुष्कर या अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है। वो किसकी खेती के लिए जाता है तो वो जाना जाता है गुलाब की खेती के लिए। अगला प्रश्न आता है इट इज़ अ सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड। इनमें से कौन सा सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है। ऑप्शन ए है मिलाथियन, ऑप्शन बी है क्लोरोफाइरिफास, ऑप्शन सी है कुनाल्फोस या ऑप्शन डी है डाइमेथोइड। तो जो डाइमेथोइड है, जिसको रोगर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। अगला प्रश्न आता है जिब्रेलिन वाज discovered by the Japanese scientist in 1926। जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक ने किस वर्ष में की थी, वर्ष 1926 में की थी। मतलब किस साइंटिस्ट ने जिब्रेलिन की खोज 1926 में की थी। ऑप्शन ए है कुरासावा, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है एंटोसोवा या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो जो जिब्रेलिन की खोज की थी वो की थी कुरोसावा के द्वारा, जो कि एक प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिन, जिसमें क्या होता है, इसकी खोज की थी धान के पौधे में फ्लशिंग डिसीज़ या बकानी रोग को इन्होंने उसमें देखा था। इसमें क्या होता है, बकानी रोग में जो धान के जो पौधे हैं उसमें जो इंटरनोड है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण जो धान का पौधा है वो अन्य पौधों से लंबा दिखाई देता है। अगला प्रश्न आता है द बोटनिकल नेम ऑफ विच फ्रूट इज़ वाइटिस वेनिफेरा। वाइटिस वेनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए है ग्वावा, ऑप्शन बी है पोमग्रेनेट, ऑप्शन सी है ग्रेप या ऑप्शन डी है बेर। तो इनमें से किसका नाम वाइटिस वेनिफेरा है। तो जो वाइटिस वेनिफेरा नाम है वो अंगूर का वानस्पतिक नाम है। अंगूर की फैमिली की बात करें तो अंगूर की फैमिली है वाइटेसी। और अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो जो अंगूर का क्रोमोसोम नंबर है वो है 3838। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 66 वाला जो प्रश्न आया था वो आया था गमोसिस इज एसोसिएट विथ विच फ्रूट क्रॉप। जो गमोसिस है उसका संबंध किस फल से है। ऑप्शन ए है नींबू वर्गीय फल, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है बेल या ऑप्शन डी है मैंगो। तो गमोसिस में होता क्या है कि जो स्टेम है प्लांट का उससे गम के रूप में जो वाटर है वो गम के रूप में निकलता है। तो ये किस कारण से होता है, तो ये होता है जनरली पीथियम स्पीसीज के कारण। और ये किस में होता है गमोसिस, जो डिसीज़ है वो होता है नींबू वर्गीय फल में। ये होता है नींबू वर्गीय फल में पीथियम स्पीसीज के कारण। अगला प्रश्न आता है बोटनिकल नेम ऑफ डेट पाम। डेट पाम का वानस्पतिक नाम क्या है, या खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है। फायोनिक्स डेक्टलिफर, ड्यूरिया जीबेथिनस, सीडियम गुआजावा या इनमें से कोई नहीं। तो जो बोटनिकल नेम है डेट पाम का वो है फायोनिक्स डेक्टलिफर। जो फायोनिक्स डेक्टलिफर है वो जो खजूर है डेट फार्म का उसका बोटनिकल नेम है। खजूर के बारे में एक बात कही जाती है कि इसका जो फूट है वो वाटर में रहता है और जो हेड है वो जो आकाश में रहता है, ये इसके बारे में कहा जाता है। तो इसकी जो फैमिली है वो एरेसी या पाल्मे फैमिली
का ये सदस्य है और इसकी जो क्रोमोसोम संख्या है वो 36 होती है। अगला प्रश्न आता है, ल्यूकोरिस इज आल्सो नोन एज, ल्यूकोरिस को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है इसबगोल, ऑप्शन बी है मुलेठी, ऑप्शन सी है अश्वगंधा या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो लिकोरिस है उसको मुलेठी कहा जाता है और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है ग्लाइकोराइजा ग्लेब्रा, जो फैमिली है इसकी फेबेसी और ये एक औषधीय फसल है। लिकोरिस किसे कहा जाता है? तो लिकोरिस कहा जाता है मुलेठी को, जो एक औषधीय फसल है। अगला प्रश्न आता है, इट इज़ आल्सो नोन एज चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज और गुटी, इनमें से किस लेयरिंग को मार्कोटेज, चाइनीज लेयरिंग और मार्कोटेज और गुटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है एयर लेयरिंग, ऑप्शन बी है सिंपल लेयरिंग, ऑप्शन सी है कंपाउंड लेयरिंग या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो एयर लेयरिंग है उसको ही चाइनीज लेयरिंग, मार्कोटेज या गुटी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो कंपाउंड लेयरिंग है इसको सर्पेंटाइन लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन सप्लाई वाटर टू द प्लांट इक्विवेलेंट ऑफ इट्स कंजप्शन, सिंचाई की किस प्रणाली में पौधों को उसके उपयोग के बराबर ही पानी की आपूर्ति की जाती है? ऑप्शन है फरो सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन बी है प्रवाह सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन सी है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली या ऑप्शन डी है चेक बेसिन प्रणाली। तो जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसमें पौधों की उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पानी उसके जड़ क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसका जो आंसर है वो है ड्रिप इरिगेशन। अगला प्रश्न आता है, यूजुअली परसेंटेज ऑफ पेक्टिन इन द एक्सट्रैक्ट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ गुड जेली, आमतौर पर कितना प्रतिशत पेक्टिन होना चाहिए फल में अच्छी जेली बनाने के लिए? तो अच्छी जेली बनाने के लिए जो फल में पेक्टिन की मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी? तो ऑप्शन ए है 1.5 से 2%, ऑप्शन बी है 2.5 से 3%, ऑप्शन सी है 0.5 से 1% या ऑप्शन डी है 2 से 2.5%। तो अच्छी जेली बनाने के लिए जो पेक्टिन का प्रतिशत होना चाहिए वो होना चाहिए 0.5 से 1% उसमें प्रोटीन होना चाहिए। अच्छी जेली बनाने के लिए कम से कम 0.5 से 1% फल में प्रोटीन पेक्टिन होना चाहिए। जो पेक्टिन की मात्रा है वो होनी चाहिए 0.5 से 1% उसमें पेक्टिन होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, दिस फ्रूट इज इंडिजिनस, इनमें से कौन सा फ्रूट इंडिजिनस है? ऑप्शन ए है बेर, ऑप्शन बी है पपाया, ऑप्शन सी है सेब या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो इंडिजिनस फ्रूट है इनमें से वो है बेर। बेर को इंडिजिनस फ्रूट जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है, जैसे जीजीपस स्पीसीज का साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न आता है, शुगर बेबी इज कल्टीवर ऑफ, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है, किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए है मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, स्नैप मेलन यानी कचरी, ऑप्शन सी है त्राउन मेलन यानी कि टिंडा और ऑप्शन डी है वाटर मेलन यानी कि तरबूज। तो जो शुगर बेबी किस्म है वो तरबूज की किस्म है, जबकि जो दुर्गापुर मधु है, एक दुर्गापुर मधु के नाम से किस्म पूछी जाती है, तो वो दुर्गापुर मधु जो किस्म है वो खरबूजे की किस्म है, जबकि जो शुगर बेबी किस्म है ये तरबूज की किस्म है। अगला प्रश्न आता है, प्राइड ऑफ इंडिया इज वेराइटी ऑफ क्रॉप, इनमें से प्राइड ऑफ इंडिया किस फसल की वेराइटी है? ऑप्शन ए है गांठ गोभी मतलब गांठ गोभी, ऑप्शन बी है लेट्यूस, ऑप्शन सी है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी और ऑप्शन डी है पत्ता गोभी केबेज। तो जो प्राइड ऑफ इंडिया है वो किसकी वेराइटी है? प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज हाईली ड्रॉट टॉलरेंट, इनमें से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? ऑप्शन ए है ग्रेप अंगूर, ऑप्शन बी है पोमग्रेनेट, ऑप्शन सी है ग्वावा या ऑप्शन डी है आम। तो जो अनार है इसको सूखा प्रतिरोधी फल कहा जाता है, जैसे अनार, बेर, ये सूखा प्रतिरोधी फल हैं जिनकी खेती जो शुष्क इलाके हैं या जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ इसकी खेती आसानी से की जा सकती है।
अगला प्रश्न आता है विच कैन बी द ग्रोविंग मीडिया फॉर रेजिंग द सीडलिंग इन नर्सरी। नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम हो सकता है। तो नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम हो सकता है। ऑप्शन ए है परलाइट, ऑप्शन बी है सॉइल, ऑप्शन सी है स्पैग्नम मॉस या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो नर्सरी में पौधे उगाने के लिए इन सभी माध्यमों का उपयोग किया जाता है। नर्सरी में पौधे उगाने के लिए इन सभी माध्यमों का उपयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आता है विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत। विश्व में भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न आता है जैम जनरली कंटेन टोटल सोल्यूबल सॉलिड परसेंटेज। जैम में साधारणतः TSS कितने प्रतिशत होता है। जैम में TSS कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 68.5%, ऑप्शन बी है 70.5%, ऑप्शन सी है 80.5%, ऑप्शन डी है 90.5%। मतलब 68.5%, 70.5%, 80.5% या 90.5%। तो जो जैम का TSS होता है वो होता है 68.5%, जबकि जो जेली का TSS है वो जेली का TSS होता है 65%। जेली का TSS कितना होता है। जेली का TSS होता है 65%। जेली का जो TSS होता है वो 65% होता है, जबकि जो जैम का TSS होता है वो 68.5% होता है। अगला प्रश्न आता है इट इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू डिफरेंट ऑर्नामेंटल शेप्स लाइक बर्ड, एनिमल, डोम एक्सेट्रा। उसको क्या कहते हैं। मतलब पौधों की सदाई की वह कला जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों, डोम्स या अन्य सजावटी आकृति में बदल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है परगोला, ऑप्शन बी है टोपायरी या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सदाई की वह कला जिसमें किसी भी ऑर्नामेंटल प्लांट को किसी भी शेप में, जैसे कि किसी जानवर के शेप में, किसी पक्षी के शेप में या किसी वाहन या कुछ अन्य आकर्षक या सुंदर उसको एक शेप बना दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या। उसको टोपायरी कहा जाता है। उसको टोपायरी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है फॉर चेकिंग स्प्राउटिंग ड्यूरिंग स्टोरेज ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब आलू प्याज के भंडारण के दौरान उसमें स्प्राउटिंग या जो फुटाव होता है उसको रोकने के लिए किस बढ़वार नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ऑप्शन बी है जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन सी है मैलिक हाइड्राजाइड या ऑप्शन डी है साइकोसिल। तो जो मैलिक हाइड्राजाइड है उसका उपयोग किया जाता है जो ओनियन है उसमें स्प्राउटिंग को रोकने के लिए। जो मैलिक हाइड्राजाइड है ऑप्शन सी, उसका उपयोग ही स्प्राउटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।